1 अप्रैल 2026 से सरकार द्वारा नया इनकम टैक्स नियम जारी कर दिया है। नए इनकम टैक्स रूल के मुताबिक अब यहां पर नो ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनको अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 100% नोटिस आपको आ सकती है। फिर चाहे वो आपके बैंक से रिलेटेड हो, कैश से रिलेटेड हो, एफडी से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो, या फिर आपने कोई गुड्स और सर्विस ली है फॉरेन करेंसी, या फॉरेन ट्रैवल में अगर आपने कोई खर्च किया है, तो इन सभी को लेकर सरकार द्वारा जो नियम है नया इनकम टैक्स रूल 2026 उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। उसमें लिमिट में भी बदलाव किया गया है और कुछ नए ट्रांजैक्शन भी जो है वो लाए गए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सभी ट्रांजैक्शन कवर करने वाले हैं जो आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। यानी कई बार आप निवेश करते हैं या कैश जमा कर देते हैं तो आपको ये पता नहीं रहता है कि कितना ट्रांजैक्शन आपको करना है, लेकिन जो लिमिट आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जो 1 अप्रैल 2026 से आपके लिए लागू होगी, इस लिमिट से अगर आप क्रॉस कर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधा आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कौन से हैं वो नो ट्रांजैक्शन जिनको करने से आपको बचना है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी नोटिस, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी टैक्स पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जाए। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा सबसे पहला जो है ये समझेंगे कि ये जो नया रूल लागू होगा, जो नया सेक्शन लागू होगा वो यहां पर बदला गया है। पहले यहां पर जो नियम था वो था हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करी जाएगी, अभी भी करी जाएगी 1 अप्रैल के बाद भी। लेकिन यहां पर जो रूल है वो चेंज हो गया है। रूल हो गया अब आपका 237। पहले ये रूल हुआ करता था 114E और सेक्शन अब आपके लिए हो गया 508, जो पहले हुआ करता था सेक्शन 285BA। अच्छा, ये सेक्शन क्या कहता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, जैसे बैंक से रिलेटेड, कैश रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा यहां पर लिमिट से ज्यादा अगर ये क्रॉस हो गए तो उस केस में जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी होगी, चाहे वो बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस होगी, क्रेडिट कार्ड कंपनी हो गई, वो आपकी रिपोर्टिंग जो है इस एसएफटी फॉर्म के अंदर कर दिया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस ट्रांजैक्शन 508 सेक्शन अब हो गया है, इसके अंदर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, जिसके लिए फॉर्म नंबर जो है वो जारी किया गया, फॉर्म नंबर 165, और ये ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म फाइंड होगा, वो भी डीएससी के साथ। ध्यान रखिएगा इसकी ड्यू डेट सरकार ने रखी है 31 मई, यानी कि आपका टैक्स ईयर या जो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च खत्म होने के बाद 31 मई से पहले पहले ये फॉर्म जो है जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, जैसे कि हो गई आपकी बैंक हो गई, कंपनी हो गई, किसी कंपनी से आपने शेयर्स लिए, बॉन्ड्स लिए, या फिर आपने कोई बाईबैक किया हुआ है, रजिस्टर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है, या आपने एफडी करवाई है, तो ध्यान रखिएगा ये रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो यहां पर फाइल करेगी। यहां पर कोई भी नॉर्मल टैक्स पेयर जो आम आदमी है वो ये फाइल नहीं करेगा। आम आदमी हो गया, कंपनी हो गई, ये लोग फाइल नहीं कर रहे। यहां पर जो फाइल कर रहे हैं वो है बैंक, कंपनी, रजिस्ट्रार, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, ये आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी होगी, जिन्हें ये फॉर्म एसएफटी जो है वो भरना होगा, जिसके अंदर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कवर होके आएंगे। जो नो ट्रांजैक्शन आज के वीडियो के अंदर हम बताने वाले, ध्यान रखिएगा ये आपको रिफ्लेक्ट कहां पे होंगे, आपके एआईएस में, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में, जहां पर ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपको एसएफटी के अंदर दिखाई देते हैं। तो वो कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो यहां पर जो रिपोर्ट है वो देती है, चाहे वो आपके शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन हो गए, चाहे वो आपका ब्याज भी क्यों ना हो गया, सारी डिटेल आपको एआईएस में जो दिखती है वो यहां पर एसएफटी के माध्यम से जाती है। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है बैंक रिलेटेड अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए, कितनी लिमिट के अंदर आप करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गए या कोऑपरेटिव बैंक है, ये सभी यहाँ पर आपकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने बैंक ड्राफ्ट या बैंक पे ऑर्डर जो है वो कैश में परचेज कर लिया, अगर आपके पास पैन है तो 10 लाख रुपया उससे ज्यादा का अगर किया है तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। और जिनके पास पैन नहीं है उन लोगों के लिए सरकार ने लिमिट जो है 1 अप्रैल से कम करके 10 लाख पहले हुआ करती थी, अब आपके लिए 5 लाख की लिमिट रहेगी। यानी पहले जिसके पास पैन था, नहीं था, ये क्राइटेरिया नहीं था, पहले 10 लाख की लिमिट हुआ करती थी, लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से आपके लिए नई लिमिट है। जिनके पास पैन है उन लोगों के लिए 10 लाख या उससे ज्यादा की लिमिट रहेगी, और जिनके पास पैन नहीं है
उन लोगों के लिए 5 लाख की लिमिट रहेगी। यानी आपका पैन डीएक्टिवेट कर दिया गया, इनऑपरेटिव हो गया, तो फिर आपके लिए 5 लाख की लिमिट। अगर 5 लाख से ज्यादा अगर आपने बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, कैश में परचेस किया है तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट में ना ही आपको कैश डिपॉजिट करना है और कैश विड्रॉल भी नहीं करना है। कितना? 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा। अच्छा, ये लिमिट जो है कैश डिपॉजिट के लिए भी 50 लाख की रखी गई है और कैश विड्रॉल के लिए भी 50 लाख की रखी गई है। अगर आप कैश डिपॉजिट करते करंट अकाउंट के अंदर पूरे साल में, मान लीजिए 40 लाख रुपए, तो कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन वैसे ही अगर आपने 60 लाख रुपए कर दिए तो रिपोर्टिंग हो जाएगी। कैश विड्रॉ अगर आप पूरे साल में जो है 1 करोड़ रुपए करते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर आपने 40 या 45 लाख रुपए करे तो रिपोर्टिंग नहीं होगी। अच्छा, किसी ने कैश डिपॉजिट किया है 50 लाख रुपए से अंदर, और यानी मान लीजिए 45 लाख किया और कैश विड्रॉ भी यहां पर 45 लाख किया, टोटल आपका 90 लाख है, ऐसा नहीं देखा जाएगा। इंडिविजुअल दोनों का 50-50 लाख रुपए आपको देखना है। अच्छा, कैश डिपॉजिट अगर आप सेविंग अकाउंट में करते हैं तो यहां पर भी बदलाव किया गया है। अगर आपके पास पैन है तो 10 लाख की लिमिट रहेगी और पैन नहीं है उन लोगों के लिए 5 लाख की लिमिट रखी गई है। तो ये भी एक बहुत मेजर चेंज है, वो पैन और विदाउट पैन को अब 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करवाता है 10 लाख रुपए उससे ज्यादा एफडी करवा रहा है तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर आप रिन्यू एफडी करते हैं, यानी आपकी ऑटो रिन्यू करी हुई है, पिछले साल की एफडी थी, इस बार वापस वो ऑटो रिन्यू हो चुकी है, या मैच्योरिटी पीरियड इस साल में आ रहा है, आपकी ऑटो रिन्यू हो गई है, तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी एफडी कोई पुरानी चल रही थी, वो क्लोज हो गई क्योंकि आपने ऑटो रिन्यू ऑप्शन नहीं लिया था, और वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा आने के बाद फिर आप नई एफडी कर रहे हो, तो वो नई एफडी मानी जाएगी, उसको रिपोर्टिंग हो जाएगा अगर वो 10 लाख से ज्यादा हुई। अच्छा, इन सभी चीजों में 2-3 चीजें याद रखिएगा। ये आपके लिए लिमिट जो है वो पूरे साल के लिए रहेगी, यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक। एनी पर्सन का मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन सभी पर लागू होंगे, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी क्यों ना हो, ट्रस्ट क्यों ना हो, सभी पे ये नियम जो है वो लागू होंगे। चाहे आपका एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, एफडी अकाउंट हो, ध्यान रखिएगा एक बैंक के अंदर आपके 4 सेविंग अकाउंट है अलग अलग ब्रांचों में, तो सभी को मिलाकर देखे जाएंगे। या एक बैंक के अंदर आपके सेविंग अकाउंट भी है, आपके दूसरे बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो कई बार क्या होता है बैंक यहां पर एक बैंक दूसरे बैंक को रिपोर्ट नहीं करती है, तो वहां पर आप बच सकते हैं, 10 लाख के अंदर होगा तो चलेगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर कभी भी अगर आपका पैन चेक करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में सिर्फ 10 लाख की लिमिट है, वो सभी बैंकों को मिलाकर चेक करता है। अच्छा, यहां पर सिंगल ट्रांजेक्शन हो या एग्रीगेट ट्रांजेक्शन हो, आपने एक बार में सेविंग अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दिए या फिर आपने 2-2 लाख रुपए करके डाले हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन 15 लाख डाल दिए, या एग्रीगेट ट्रांजेक्शन 2-2 लाख करके डाले हैं, तो 2-2 लाख करके अगर डाले हैं तो सभी को एक बार माना जाएगा, यानी एक ही माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड की। अगर आप पेमेंट करते हैं तो बहुत ध्यान आपको देना है। क्रेडिट कार्ड अगर आप कैश में पेड करते हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं करना है, और अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं, चाहे आप एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, यूपीआई या कोई अदर ही मोड से करते हैं, तो यहां पर 10 लाख रुपए की लिमिट रखिए। 10 लाख से ज्यादा करोगे तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा ये 1 साल की लिमिट है, कोई भी व्यक्ति पे अलाउ होगा, और चाहे आपका एक क्रेडिट कार्ड हो या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो, सभी को मिलाकर आपको देखना है। आ जाते हैं एग्जांपल के तौर पर, यहां पर मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं, 2 क्रेडिट कार्ड है, एक में आपने 60,000 कैश में दिया, एक में आपने 45, तो टोटल लिमिट आपकी मिलाई जाएगी 1 लाख से ज्यादा है, यहां पर 1,05,000 है, आपकी यहां पर रिपोर्टिंग हो जाएगी। दूसरा देख लेते हैं, 40,000 कैश दिया, 50,000 दिया, टोटल 90,000 है, 1 लाख से कम है, यहां पर कोई रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। अच्छा, आपने नॉन कैश यानी ऑनलाइन मोड से किया है 6.5 लाख रुपए और एक 3,80,000 किया है, टोटल 10,30,000 है, 10 लाख से क्रॉस कर गया तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। एक और देख लेते हैं, अगर आपने 5 लाख और 4.5 लाख रुपया जो है वो यहां पर जमा करवाया ऑनलाइन मोड से, आप एनईएफटी, आरटीजीएस से कर रहे हैं, 9.5 लाख किया है, 10 लाख के अंदर है, कोई रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। अच्छा, कैश में आपने 80,000 पे किया है और नॉन कैश में आपने 9.5 लाख पे किया है। अच्छा, ये 80,000 रुपया 1 लाख से कम है और ये 9.5 लाख रुपया 10 लाख से कम है, दोनों बिलो लिमिट है, कोई रिपोर्टिंग आपकी यहां पर नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा क्रेडिट कार्ड के केस में कैश में अगर पेमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख से ज्यादा नहीं करना है, और ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं तो 10 लाख से ज्यादा आपको किसी भी हालत में पेमेंट नहीं करना है। अगर करोगे तो सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा या बैंक द्वारा यहां पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, शेयर्स, म्यूचुअल फंड हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर। अच्छा, सभी के लिए 10-10 लाख की लिमिट है, शेयर्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए, डिबेंचर, अगर आप म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं तो उनके लिए भी 10 लाख की लिमिट रहेगी। तो अगर आप बाई कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल में अगर करते हैं तो जो भी इश्यू करती है कंपनी वो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा।
ध्यान रखिएगा, चाहे आपने सिंगल शेयर लिया हो या एक ही कंपनी का टुकड़े टुकड़ों में लिया हो, पूरे साल में ये लिमिट देखी जाएगी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो शेयर्स के लिए 10 लाख की लिमिट है, बॉन्ड डिबेंचर के लिए 10 लाख की लिमिट है, म्यूचुअल फंड है तो उसके लिए भी 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख से ज्यादा के अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स जो है वो खरीदेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग जो भी कंपनी इश्यू कर रही है, वो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हो गए, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड्स होंगे, चाहे आपके बॉन्ड या डिबेंचर हो गए, आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, बाईबैक ऑफ शेयर। आप अपने ही शेयर्स को अगर बाईबैक करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो कंपनी है वो आपकी रिपोर्टिंग कब करेगा, जब आपने 10 लाख रुपए उससे ज्यादा के शेयर्स बाईबैक किए हैं, चाहे आपने सिंगल अमाउंट में किया है या एग्रीगेट अमाउंट में किया है, पूरे साल में कोई भी व्यक्ति हो, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप कोई शेयर्स बाईबैक कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए उससे ज्यादा का अगर आप बाईबैक करेंगे किसी कंपनी का, तो आपकी रिपोर्टिंग सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अगर आप करते हैं, आपने बाई किया है, सेल किया है फॉरेन करेंसी या फॉरेक्स कार्ड या ट्रैवलर्स चेक्स, ध्यान रखिएगा लिमिट पैन बेसिस दी गई है 10 लाख रुपया उससे ज्यादा, और विदाउट पैन यहां पर 5 लाख रुपए उससे ज्यादा। ये नई लिमिट है जो 1 अप्रैल से लागू हो गई है। 10 लाख की लिमिट पहले हुआ करती थी, लेकिन अब 5 लाख की लिमिट और है। 5 लाख बिना पैन के और पैन के साथ है तो 10 लाख। जो भी ऑथराइज फॉरेक्स डीलर है वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। ध्यान रखिएगा, आरबीआई द्वारा ऑथराइज डीलर होगा, वही यहां पर रिपोर्टिंग करेगा। चाहे आपका सिंगल ट्रांजैक्शन हो या मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो, एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, पूरे साल में कोई भी व्यक्ति है, यहां पर अगर आप फॉरेन करेंसी जो है बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल हो गया या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में मेजर बदलाव किया गया है। सेल परचेज तो आप करते थे, लेकिन अब गिफ्ट अगर या जॉइंट डेवलपमेंट प्रॉपर्टी है तो उस केस में भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। चाहे प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख हो या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 45 लाख है, तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। अब कुछ खास बातें इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर सिंगल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन देखना होगा, ना कि मल्टीपल। मल्टीपल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आपको नहीं देखना है कि 4 प्रॉपर्टी का मिलाकर ये लिमिट दी गई है, सिंगल प्रॉपर्टी के लिए दी गई है। सिंगल ट्रांजैक्शन वाइज देखना है, सिंगल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर या डीड आप बनवाते हैं कि भाई एक डीड के अंदर भले ही 4 प्रॉपर्टी है लेकिन वो सिंगल डीड मानी जाएगी। 45 लाख से ज्यादा है तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ईच इंडिविजुअल पर ध्यान रखिएगा, जो भी आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, सभी के लिए 45 लाख है। यानी अगर आपने परचेज किया तो भी 45 लाख, सेल किया तो भी 45 लाख, गिफ्ट किया है तो भी 45 लाख। पूरे साल में कोई भी व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, अगर एक्चुअल कंसिडरेशन अगर कम है, 45 लाख से कम आपने बेची है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 45 लाख से ज्यादा है, आपने बेची कितने में, 30 लाख में, लेकिन एक्चुअल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी उसकी, 50 लाख, यहां पर रिपोर्टिंग फिर भी कर दी जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो 50 लाख में बेची है, यस आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी क्योंकि 45 लाख से ज्यादा है। आपने 2 प्रॉपर्टी 33 लाख में बेची है, भले ये टोटल 60 लाख है, लेकिन 2 प्रॉपर्टी है, सेपरेट डीड बनाई है, कोई रिपोर्टिंग यहां पर नहीं होगी। तो अलग अलग डीड बना रहे हैं, 2 प्रॉपर्टी है तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए 45 लाख की लिमिट है, भले यहां पर 60 लाख से ज्यादा है लेकिन प्रॉपर्टी 2 है, इसकी वजह से कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। अच्छा, यहां पर 2 प्रॉपर्टी है 30 लाख ईच, लेकिन यहां पर आपने डीड 1 बनवाई है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। दोनों प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी 60 लाख है और एक ही डीड आपने बनवाई है, इस वजह से आपकी यहां पर रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। नेक्स्ट जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, यहां पर आपने 45 लाख से ज्यादा बनाया, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगला आ जाता है एक नया जो है एंट्री ऐड करी है, स्टैंप पेपर अगर आप खरीदते हैं अब, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी 1 अप्रैल 2026 से, पहले ये नियम नहीं था। अच्छा, यहां पर स्टैंप पेपर ध्यान रखिएगा, अगर आप बाई करते हैं तो सिंगल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। एक ट्रांजैक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का आपको स्टैंप पेपर नहीं खरीदना है। अगर आपके पास पैन है, विदाउट पैन है तो वहां पर लिमिट 1 लाख की हो जाती है। अच्छा, रिपोर्ट कौन करेगा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपके पास पैन अगर अवेलेबल है, 2.5 लाख का स्टैंप पेपर लिया है, 2 लाख की लिमिट थी, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट पैन कार्ड है, 1,80,000 का खरीदा है, 2 लाख से कम है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। अच्छा, पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है, 1,20,000 का खरीदा है या 90,000 का खरीदा है, अच्छा 1,20,000 1 लाख से ज्यादा और 90,000 1 लाख से कम है, तो यहां पर तो रिपोर्टिंग होगी, लेकिन यहां पर आपकी रिपोर्टिंग होने से बच जाएगी। अगर आपने एग्जैक्ट 2 लाख या 1 लाख का स्टैंप पेपर लिया है तो भी आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, 2 लाख रुपए का भी अगर आप खरीदते हैं तो भी आपकी रिपोर्टिंग होगी और 2 लाख से ज्यादा हुआ तो भी आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। अगला आ जाता है, ये एक और नई एंट्री है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम में
तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2026 से ये नई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। लिमिट जान लेते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो रिसीव हुआ है किसी कंपनी को 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, अगर किसी व्यक्ति के पास पैन है और पैन नहीं है तो वहां पर 5 लाख की लिमिट देखी जाएगी। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है जो पैसा रिसीव कर रही है वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। अच्छा, यहाँ पर सिंगल ट्रांजैक्शन हो या मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सभी को देखा जाएगा, चाहे आपका एक अकाउंट है, एक से ज्यादा है, पूरे साल में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपके पास या तो पैन है, पैन नहीं है, और यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया है। तो मिस्टर ए ने यहाँ पर दिया है पैन है, मिस्टर बी के पास पैन नहीं है, XYZ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये 25-26 में रिपोर्टिंग कर देगी। अच्छा, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव किया इन्होंने? 10,50,000 का रिसीव किया है, और बी से कितना किया है? 5,25,000 का। तो दोनों ही केस में यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 10 लाख से कम है, लेकिन क्योंकि पैन कार्ड ना होने की वजह से आपकी यहाँ पर लिमिट जो है वो 5 लाख की हो जाती है, 10 लाख की नहीं होगी। और यहाँ पर 10 लाख से क्रॉस है तो यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। अगला आ जाता है कैश सेल करते हैं गुड्स या सर्विस की, तो उस केस में 2 लाख से ज्यादा का अगर आपने कैश रिसिप्ट किसी व्यक्ति को हुआ है जो टैक्स ऑडिट में लायबल है, यानी जिसने भी आपको गुड्स या सर्विस दी है वो व्यक्ति टैक्स ऑडिट करवानी उसके लिए मैंडेटरी है, तो उस केस में अगर वो 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा आपसे रिसीव कर रहा है कैश में तो उसे रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है SFT में। मान लीजिए ABC इलेक्ट्रॉनिक है जिसने मोबाइल फोन बेचा है मिस्टर ए को कैश में 10/5/2025 को 2.5 लाख का। अच्छा, ये 2 लाख से ज्यादा है तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा, कंफर्ट फर्नीचर ने फर्नीचर बेचा है मिस्टर बी को कैश में कितना? 3,20,000। यहां पर 2 लाख से ज्यादा हुआ, आपकी यहां पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। रिपेयर और सर्विस चार्जेस जो है वो क्विक ऑटो सर्विस द्वारा दिए गए हैं, आपने कैश दे दिया मिस्टर सी ने 2,10,000, 2 लाख से ज्यादा हुआ, रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी। सेल किया है गारमेंट, सिंगल बिल है, कैश में कर दिया है, 1,95,000 है, 2 लाख से कम है, कोई रिपोर्टिंग यहां पर आपकी नहीं होगी। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस आपने ली है, कैश दे दिया उनको आपने 4,45,000 रुपए, और यहां पर एलिगेंट जो इंटीरियर है वो ऑडिट में लायबल है। ध्यान रखिएगा ऑडिट में लायबल होना चाहिए, 2 लाख से ज्यादा हुआ तभी आपको यहां पर रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगर ये ऑडिट में लायबल नहीं होते तो उस केस में कोई रिपोर्टिंग यहां पर नहीं होती। अच्छा, सेल ऑफ हार्डवेयर मटेरियल जो बिल्डिंग राइट ट्रेडर्स है उन्होंने यहां पर आपको दिया है, आपने कैश दे दिया मिस्टर एफ ने 2,05,000 रुपए, तो भले ही 2,05,000 रुपए क्यों ना दिया हो, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा है, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा किसी से भी आप गुड्स या सर्विस ले रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं और वो व्यक्ति अगर टैक्स ऑडिट में लायबल हुआ तो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट में, कुछ ऐसी इनकम है जो प्रीफिल्ड आपके ITR में दिखेगी बिना किसी लिमिट के। अगर आप कैपिटल गेन करते हो, डिविडेंड है या इंटरेस्ट इनकम है, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या NBFC आपके इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट करेगा, जो भी कंपनी है जहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, या फिर जो भी शेयर मार्केट है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है या डिपॉजिटरी है, आपने जो शेयर्स बेचे हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी डिटेल आपकी रिपोर्ट कर देगा। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन भले ही 1 रुपए का भी क्यों ना हो, यहां पर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर दी जाएगी, क्योंकि यहां पर कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपए का हो, 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, आपकी रिपोर्टिंग यहां पर मैंडेटरी होगी। यहां पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो नहीं दी गई है। आज के इस वीडियो के अंदर हमने 9 ऐसे ट्रांजैक्शन देखे हैं। 1 अप्रैल 2026 के बाद ये नियम, ये ट्रांजैक्शन लागू होने जा रहे हैं। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 100% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है। तो अगर नोटिस से बचना चाहते हैं तो ये ट्रांजैक्शन की लिमिट आपको पता होनी चाहिए। इन ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपने ट्रांजैक्शन करे हैं तो उस केस में आप इनकम टैक्स की नोटिस से बच पाएंगे, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फेस करना पड़ सकता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।